सिर्फ अमेरिका में ही हर साल 6 लाख से ज्यादा लोग लापता होने की रिपोर्ट की जाती है और 2026 में भी यह रुझान वैसे ही जारी रहा जैसा कि अनुमान लगाया गया था। जांचकर्ता अभी हजारों मामलों पर काम कर रहे हैं ताकि लापता लोगों के परिवारों को राहत मिल सके, लेकिन सुरागों की कमी के कारण इनमें से कई मामले अब भी अनसुलझे हैं। नंबर 10। 25 वर्षीय सेबास्टियन बियर्ड की गुमशुदगी ने जांचकर्ताओं को हैरान कर दिया है, क्योंकि बस में चढ़ने के बाद उन्हें कई गवाहों और सीसीटीवी सुरक्षा कैमरों द्वारा देखा गया था, लेकिन उसके बाद उनकी गतिविधियां अब भी एक रहस्य बनी हुई हैं। जून 2026 में सेबास्टियन मैरीलैंड में थे, लेकिन कुछ समय डोवर न्यू हैम्पशायर में भी रहे। पुलिस ने यह नहीं बताया है कि वे वहां क्यों थे, लेकिन यह ज्ञात है कि 21 जून को उन्होंने मैरीलैंड वापस जाने की यात्रा शुरू की थी। उस सुबह करीब 10 बजे सेबास्टियन ने डोवर में बस पकड़ी। उन्हें बॉस्टन जाकर वॉशिंगटन डीसी के यूनियन स्टेशन जाने के लिए दूसरी बस लेनी थी। जांच में पता चला कि उन्होंने बोस्टन से मैनहट्टन का टिकट लिया था, पर किसी को वजह नहीं पता। जो भी कारण रहा हो, वह कभी मैरीलैंड नहीं लौटा और जब परिवार को उसकी कोई खबर नहीं मिली तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने उसके फोन पर कॉल और मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वे जानते थे कि उसकी कार न होने से वह सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर था और यात्रा में आसानी से नहीं भटकता था। चिंता की बात है कि उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा, इसलिए जांचकर्ता अनुरोध कर रहे हैं कि जिसने भी उस दिन सेबास्टियन को देखा हो वे संपर्क करे ताकि उसकी आखिरी गतिविधियों का पता चल सके। जारी सीसीटीवी तस्वीरों में वह डोवर बस स्टेशन पर पूरी तरह सहज दिख रहा है। उसने अपनी पीठ पर एक बैकपैक पहना हुआ है और बस की ओर जाते समय वह किसी भी तरह की परेशानी में नहीं दिख रहा है। परिवार ने कहा कि उन्हें नहीं पता उसने मिडटाउन मैनहट्टन का टिकट क्यों खरीदा, जबकि वह सीधे घर जाने वाला था। दुर्भाग्यवश उसने उस दिन अपने परिवार को अपनी योजनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही यह बताया कि वह घर लौटने से पहले मैनहट्टन जाने की योजना बना रहा है, जो कि उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। कोई भी आगे आकर यह बताने नहीं आया कि उस दिन सेबास्टियन अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था, जिससे उसकी गुमशुदगी और रहस्यमय हो जाती है। इस बीच उसके परिवार ने पुलिस को उसका हुलिया बताया है। सेबास्टियन के बाल काले, आंखें भूरी, लंबाई 6 फुट 3 इंच और वजन 295 पाउंड है। उसकी एक टांग पर पारफेट का टैटू और दाहिनी आंख के ऊपर त्वचा पर दाग है, जिससे वह पहचाना जा सकता है। सीसीटीवी में वह सफेद टी शर्ट और ग्रे पैंट में दिखा था। वह काला बैकपैक लिए था और उसका सामान ट्रॉली सूटकेस में था। जिसके पास भी कोई जानकारी हो वह मॉन्टगोमरी पुलिस से 301 279 8000 पर संपर्क करे। सेबास्टियन का केस नंबर MP 161 MP 1,60,118 है। नंबर 9। 31 वर्षीय मर्सिडीज सोवर्ड के मामले पर काम कर रहे जांचकर्ताओं ने कहा है कि उनके पास अब कोई सुराग नहीं बचा है और वे उसकी भलाई को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि वो अपने परिवार या दोस्तों में से किसी से भी संपर्क में नहीं रही है। ये ज्ञात है कि वह 3 फरवरी 2026 को सिंसिनाटी के वेस्ट प्राइस हिल इलाके में एक घर में समय बिता रही थी और वह पैदल ही घर से निकल गई, जिसके बाद उसे फिर कभी नहीं देखा गया। उस समय मर्सिडीज अपने बॉयफ्रेंड और उसकी मां के साथ बीच एवेन्यू के घर में रह रही थी। परिवार के एक मित्र जो उनकी ओर से मीडिया से बात कर रहे हैं ने बताया कि बाद में पता चला उस दिन मर्सिडीज और उसकी बॉयफ्रेंड की मां में झगड़ा हुआ था। ऐसा कहा गया है कि वो या तो झगड़े से दूर जाने या खुद को शांत करने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। शुरुआत में उसकी गैर मौजूदगी की ज्यादा चिंता नहीं हुई, क्योंकि वह पहले भी महीनों तक दूर और संपर्क से बाहर रहती थी। परिवार का कहना है कि वह कभी इतनी देर तक संपर्क से बाहर नहीं रही और उन्हें चिंता है कि अकेले बाहर होने पर उसके साथ कुछ हुआ हो सकता है। बाद में पता चला कि मर्सिडीज के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था, जैसा उसके चाचा ने बताया, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की और यह भी संदेह है कि इसका उसकी गुमशुदगी से संबंध है या नहीं। उसके परिवार ने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया ताकि यह पता चल सके कि क्या उसे हिरासत में लिया गया है, लेकिन उन्हें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि उसे जेल में दाखिल किया गया हो।
वे नहीं मानते कि वह ढूंढे जाने से बचने संपर्क में नहीं है। पिछले 12 महीनों के दौरान मर्सिडीज को अपनी जिंदगी संभालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। एक समय ऐसा भी आया जब मर्सिडीज बेघर हो गई और नशे से जुड़ी समस्याओं से जूझी। उनकी किन आरोपों में गिरफ्तार किया गया था ये पता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मर्सिडीज अपने परिवार से संपर्क बनाए रखने की पूरी कोशिश करती थी। अप्रैल में मर्सिडीज के लापता होने की रिपोर्ट परिवार ने तब की जब परिवार को पता चला कि वह अपने दोस्तों के संपर्क में नहीं थी। परिवार ने अपने दम पर कई बार उनकी तलाश की पर सफलता नहीं मिली। पुलिस की तलाश भी बेनतीजा रही है और सोशल मीडिया पर जानकारी के लिए की गई अपीलों का भी कोई परिणाम नहीं निकला है। जो भी व्यक्ति मर्सिडीज के मिलने से जुड़ी कोई जानकारी देगा उसे $2000 का इनाम दिया जाएगा। उनके बाल भूरे, आंखें हरी, कद 5 फीट और वजन 120 पाउंड बताया गया है। कोई भी जानकारी सिंसिनाटी पुलिस विभाग को 5135526943 पर दी जा सकती है। उनका केस नंबर MP 160287 है। नंबर 8। जब कोई प्रिय व्यक्ति लापता हो जाता है तो यह हमेशा दिल तोड़ने वाला होता है, लेकिन जब वे किसी ऐसी चिकित्सीय समस्या से जूझ रहे होते हैं जिसके लिए उन्हें रोज दवा लेनी पड़ती है तो यह उनके प्रियजनों के लिए और भी ज्यादा चिंता का कारण बन जाता है। 75 वर्षीय इवान जैकस के साथ भी यही मामला है, जो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से लापता हो गए हैं। उनके परिवार को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि वे डिमेंशिया से पीड़ित हैं और इसी वजह से घर से दूर रहते हुए उनके लिए खुद का ख्याल रखना मुश्किल हो सकता है। गवाहों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इवान को 21 अप्रैल 2026 को शाम करीब 5:30 बजे लेपिंगटन में काउ काउ पास्तर रोड पर एक क्लब में देखा था। उन्हें उस दोपहर वृद्धाश्रम लौटना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे, जिससे स्टाफ को चिंता हुई। उन्होंने लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद जांच में नई जानकारी मिली। गवाहों ने जांचकर्ताओं को बताया कि उन्होंने इवान को शाम 7:30 बजे लेपिंगटन रेलवे स्टेशन से निकलते देखा था। उसी रात बाद में उन्हें फिर से रैमसी रोड रॉसमोर के एक घर के बाहर देखा गया। गवाहों ने कहा उन्होंने उन्हें रात 10 बजे देखा, लेकिन क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, इसलिए उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आशा थी कि इवान जल्दी मिल जाएगा और उसे वापस देखभाल केंद्र लाया जाएगा ताकि उसे जरूरी देखभाल मिल सके, लेकिन पुलिस उसे ढूंढने में असमर्थ रही और जल्द ही दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस, राज्य आपातकालीन सेवा और न्यू साउथ वेल्स अग्निशमन सेवा ने इवान की तलाश में रॉसमोर के कई इलाकों में खोज की, लेकिन उन्हें कोई सुराग या उसकी झलक नहीं मिली। 2 मई को उसकी भलाई को लेकर चिंता तब बढ़ी जब केंद्र के कर्मचारियों द्वारा इवान के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस को परेशान करने वाली फुटेज सौंपी गई। उस फुटेज में एक बुजुर्ग, संभवतः इवान, एलिजाबेथ ड्राइव की मीडियन स्ट्रिप पर परेशान दिख रहा था। ये मीडियन सेसिल हिल्स M7 मोटरवे से करीब 800 गज दूर है। जैसे ही फुटेज मिली, जांचकर्ता उस इलाके में पहुंचे, लेकिन वह व्यक्ति वहां से जा चुका था और उसे ढूंढा नहीं जा सका। किसी अन्य गवाह ने उसे नहीं देखा, इसलिए यह अब भी अज्ञात है कि वह इवान था या नहीं। यह ध्यान देने योग्य है कि उसका वर्णन बहुत चल फिर सकने वाला के रूप में किया गया है, जिसका मतलब है कि उसके लापता होने के बाद वो काफी दूर तक पैदल जा सकता था। उसे देखे 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं और परिवार ने जब तक जवाब न मिले तलाश जारी रखने की कसम खाई है। वीडियो में वह सीढ़ी चढ़ते दिखा। उसने सफेद एडिडास टी शर्ट, घुटने तक की ग्रे शॉर्ट्स, सफेद मोजे और ग्रे जूते पहने थे। इवान के छोटे ग्रे बाल हैं, लंबाई लगभग 5 फुट 4 इंच और शरीर मध्यम है। ऐसा माना जाता है कि वह अब भी लेपिंगटन में पैदल घूम रहा है। निवासियों से सतर्क रहने और दिखने पर क्राइम स्टॉपर्स 1-800-333-0000 पर संपर्क करने को कहा गया है। नंबर 7। जब कोई व्यक्ति जंगल में समय बिताते हुए गायब होता है तो समय उनके मामले में सबसे कीमती कारक बन जाता है। अगर बाहर के माहौल का अनुभव ना हो तो वे मौसम की मार झेलते हुए सभ्यता लौटने की कोशिश में रास्ता भटक सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में खो जाना चिंता की बात है, क्योंकि यहाँ कई खतरनाक जानवर हैं।
इसी कारण विक्टोरिया पुलिस ने 53 वर्षीय शेन विल्सन को जल्द ढूंढना जरूरी बताया है। जुलाई 2026 में शेन प्लास्टर का काम करते थे और मेलबर्न के एपिंग में रहते थे। उनके 2 बच्चे थे और चाहने वालों ने उन्हें देखभाल करने वाला, बड़े दिल वाला और हास्यप्रिय बताया। यह ध्यान देने योग्य है कि शेन जब लापता हुए तब वे बाहर समय बिताने के आदी थे, क्योंकि वे अक्सर मछली पकड़ने के लिए उसी जगह जाया करते थे। यही कर रहे थे जब वे अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब हो गए और परिजन जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। शेन 18 जुलाई को मछली पकड़ने के लिए गोलबर्न नदी गए थे। वह वहां अपने दोस्त पॉल के साथ समय बिता रहे थे और पॉल ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने पुलिस से संपर्क कर शेन के लापता होने की सूचना दी थी। पॉल ने बताया कि शेन कयाक लेकर पानी में गए थे और दोनों अच्छा समय बिता रहे थे, जब तक कि पॉल ने शेन की आवाज नहीं सुनी। उसकी आवाज के बाद पानी में छींटा पड़ा और पॉल ने देखा कि कयाक पलट गई थी। वो शेन को नहीं देख पाया और मदद के लिए दौड़ा। पुलिस ने इलाके की तलाशी लेकर एक चिंताजनक खोज की। कायक और शेन की पैडल पानी में मिली, लेकिन शेन कहीं नजर नहीं आया। बाद में और तलाशी अभियान हुए, लेकिन परिवार की निराशा के बीच और कोई सुराग न मिलने पर इन तलाश अभियानों को आखिरकार सीमित करना पड़ा। अब परिवार ने निवासियों से नदी किनारों, बांध, जलमार्ग, झाड़ियों व आसपास की संपत्तियों की जांच कर किसी भी असामान्य चीज की सूचना पुलिस को देने का अनुरोध किया है। दुर्भाग्यवश शेन या उस दिन उनके कपड़ों का कोई विवरण सार्वजनिक नहीं हुआ है। उनकी तस्वीरें ऑनलाइन है, जिससे पता चलता है कि उनके बाल भूरे और शरीर मजबूत है। जिस किसी के पास उनके मामले से जुड़ी कोई जानकारी हो, वह आपातकालीन नंबर 000 पर विक्टोरिया पुलिस से संपर्क करे। नंबर 6। न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने 73 वर्षीय इवॉन वेयर को 19 फरवरी 2026 से लापता होने पर जनता से उनकी तलाश में मदद मांगी है। जांचकर्ताओं ने उन्हें मिली हर जानकारी की जांच की है, लेकिन इसके बावजूद और उनके आखिरी बार की आवाजाही की सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद भी यह अब तक पता नहीं चल पाया है कि वो कहां जा रही थी और इस समय कहां हो सकती है। उनकी गुमशुदगी की खबर सामने आने के बाद कुछ गवाह आगे आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने इवॉन को अपनी कार चलाते हुए क्वींसलैंड रोड पर उत्तर दिशा में अपने फार्म की ओर जाते हुए देखा था। उन्हें उस दिन लगभग 3:22 बजे आखिरी बार देखा गया था। माना जा रहा है कि वह डुंगाई शहर जा रही थी, लेकिन पुष्टि नहीं हुई। ये इवॉन को देखे जाने का अकेला मामला नहीं था। उसी दिन करीब 3:15 बजे उन्हें और उनकी गाड़ी को ट्वीड वैली वे पर स्थित एक शेल सर्विस स्टेशन पर देखा गया था और उनकी कार को एक सुनहरे रंग की फोर्ड एस्केप स्टेशन वैगन के रूप में बताया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर EWS 28P है। उस वाहन का भी अब तक पता नहीं चल पाया है और उनके परिवार वाले यह सोचकर परेशान हो रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने यवोन के लापता होने की रिपोर्ट दी क्योंकि वे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि यूं अचानक संपर्क बंद कर देना उनके स्वभाव के खिलाफ है और उन्हें एक्सीडेंट या कुछ बुरा होने की चिंता है। उनके मामले में सीसीटीवी फुटेज जारी किए गए हैं और एक दुकान से ली गई तस्वीरों में यवोन को सफेद टी शर्ट, नीली जीन्स, काले जूते पहने और एक हैंडबैग लिए हुए गलियारों में चलते हुए दिखाया गया है। उनके परिवार ने जनता से सतर्क रहने और यवोन को कहीं भी देखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। साथ ही यह भी कहा है कि कोई भी छोटी से छोटी जानकारी जांचकर्ताओं को उन्हें ढूंढने में मदद कर सकती है। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने किसी आपराधिक कृत्य की आशंका से इनकार नहीं किया है, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा है कि वे सभी संभावनाओं पर खुले दिमाग से विचार कर रहे हैं। परिवार मानता है कि यवोन की आर्ट क्लास से लौटने के बाद उसी दोपहर कोई उनके फार्म आया था। उन्होंने जोड़ा कि यवोन जब फार्म पहुंची तब वो आर्ट ट्यूटोरियल्स देख रही थी। शाम 4:46 बजे के बाद यवोन ने बात करना बंद कर दिया और संदेशों का जवाब नहीं दिया। यवोन ने कभी नहीं बताया था कि वह उस रात फार्म छोड़ेंगी, इसलिए परिवार को शक है कि उस दिन कुछ गलत हुआ क्योंकि वह आमतौर पर रात में गाड़ी नहीं चलाती थी। पता चला उनका फोन आखिरी बार रूस नदी के पास एक्टिव था। खोज में हेलीकॉप्टर, ड्रोन का इस्तेमाल हुआ और गोताखोरों को नदी में भेजा गया, लेकिन सब व्यर्थ रहा।
इवॉन के लंबे सफेद बाल हैं, कद 5 फीट से थोड़ा ज्यादा है और शरीर मध्यम से मजबूत है। उनके दाहिने हाथ पर लंबा निशान है। उनके मामले की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति क्राइम स्टॉपर्स 1-800-333-0000 पर संपर्क कर सकता है। नंबर 5, 58 वर्षीय माइकल व्रैंकोविक की गुमशुदगी सुलझाने के लिए कई बार खोज की गई, लेकिन जनवरी 2026 से वे नहीं मिले और उनका क्या हुआ यह अब भी अज्ञात है। माइकल तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया से हैं और उनकी बहन उन्हें अच्छे दिल और बेहतरीन याददाश्त वाला मानती हैं। वह उनके मामले में कोई भी खबर पाने के लिए बहुत बेचैन है, क्योंकि जांचकर्ताओं की पूरी कोशिशों के बावजूद उन्हें 6 महीने से अधिक समय से नहीं देखा गया है। माइकल की भलाई की सबसे पहले चिंता उनके पड़ोसी ने जताई। दोनों आमतौर पर हर दिन एक दूसरे से बात करते थे, इसलिए जब उनके पड़ोसी ने उन्हें कुछ दिनों तक नहीं देखा तो उन्होंने 21 जनवरी को पुलिस से संपर्क किया और उनसे उनके घर पर कुशल क्षेम की जांच करने का अनुरोध किया। पुलिस ने ऐसा ही किया और संपत्ति की पूरी तरह से तलाशी ली, लेकिन उन्हें माइकल का कोई सुराग नहीं मिला। लोहेड, बीचफोर्ड और माउंट जॉर्ज की तलाशी 23 फरवरी से 3 मार्च के बीच ली गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। समुद्र तट और पहाड़ों पर जंगल की तलाशी के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पहाड़ों पर साइकिल और पैदल चलने वाले खोजकर्ता माइकल को तलाश रहे थे, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। गवाहों ने बताया कि माइकल को आखिरी बार 13 जनवरी को जॉर्ज टाउन में देखा गया था। उन्हें लोहेड रोड पर चलते हुए देखा गया था और बाद में सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें वे उस इलाके के एक वुलवर्थ्स के अंदर दिखाई दे रहे थे। माइकल की बहन नॉन वू जब उन्हें ढूंढने घर गई तो उनकी कार सामान्य जगह पर खड़ी थी और संपत्ति पर कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उन्होंने यह भी बताया कि जब वे गायब हुए तो उनका फोन उनके पास था और उम्मीद थी कि इसी तरह से उन्हें ट्रैक किया जा सकता है। उनका फोन शायद बंद है या बैटरी खत्म हो गई है। माइकल को ट्रैकिंग बहुत पसंद है और माना जाता है कि अचानक लापता होने से पहले वे यही कर रहे थे। नाना ने कहा कि वे सबसे एकांत रास्तों पर गए होंगे क्योंकि वे शर्मीले हैं और अजनबियों से मिलना उन्हें पसंद नहीं। फाइंड अवर लॉस्ट लव्ड वंस नामक एक समूह, जिसे संक्षेप में फॉलो कहा जाता है, ने उस इलाके का 4 महीने तक अध्ययन किया जहां माइकल गायब हुए थे। उसके बाद उन्होंने उनकी अच्छी तरह से तलाश शुरू की। पूरी कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं मिला। जांचकर्ताओं ने जानकारी देने की अपील की है क्योंकि उनके पास अब कोई सुराग नहीं है। माइकल के बारे में बताया गया है कि उनके बाल गहरे भूरे और सफेद हो रहे हैं, आंखें भूरी है, कद 6 फुट 4 इंच है और शरीर पतला है। अगर आपको पता है वो कहां हो सकते हैं तो जॉर्ज टाउन पुलिस को 131 444 पर कॉल करके केस नंबर ESCAD 1082 101 2026 बताएं। 108 2000 101 2026। नंबर 4, 44 वर्षीय एंजेलिका ब्रोफी के परिवार ने एक वेबसाइट बनाई है ताकि 6 जुलाई को कैलिफोर्निया के पालोमार माउंटेन्स स्टेट पार्क में उनके लापता होने के मामले पर दोबारा ध्यान आए। ज्ञात है कि वह 6 जुलाई को पार्क गई थी और सुरक्षित पहुंची क्योंकि पार्क रेंजर ने उन्हें देखा था और उन्होंने करीब 4:20 बजे डे यूज पास खरीदा। उस दिन इससे पहले हर्रास रिजॉर्ट सदर्न कैलिफोर्निया रिनकॉन में सीसीटीवी में वो दिखीं और वहीं से यात्रा शुरू की। एंजेलिका सैन मार्कोस काइजर परमानेंटे अस्पताल में आपातकालीन कक्ष की नर्स थी जब वह लापता हुई। वह शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां है। उनके चाहने वालों ने उन्हें एक देखभाल करने वाली और अपने परिवार के बहुत करीब रहने वाली इंसान के रूप में बताया है। उनके भाई मार्टिन ने मीडिया को बताया कि एंजेलिका को बचपन में ही गोद लिया गया था और उन्होंने अपने नए परिवार के साथ जल्दी ही जीवन में ढलना सीख लिया था। उन्होंने आगे कहा कि उनकी अचानक गुमशुदगी ने पूरे परिवार पर गहरा असर डाला है क्योंकि यह उनके जीवन की सबसे कठिन चीज है जिससे उन्हें गुजरना पड़ा है और वे अब भी आशावान हैं कि उनका मामला जल्दी ही सुलझ जाएगा। उनके करीबी लोगों ने यह भी बताया कि उस दिन पहाड़ों की ओर निकलने से पहले वो किसी भी तरह की परेशानी में नहीं लग रही थी। उन्होंने हाल ही में परिवार के साथ 4 जुलाई मनाया था और उनके व्यवहार में कोई अजीब बात नहीं दिखी
क्योंकि वह अच्छा समय बिता रही थी। एंजेलिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट 6 जुलाई रात 9 बजे दर्ज हुई और अगले दिन जांच शुरू हुई। पार्क की तलाशी में उनकी कार वहीं मिली जहां पार्क की थी, पर उनका कोई पता नहीं चला। जांचकर्ताओं ने मोबाइल सेवा प्रदाता से संपर्क कर फोन ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद या बैटरी खत्म हो गई थी। 9 जुलाई को पार्क में खोज अभियान शुरू हुआ, जिसमें कैलिफोर्निया स्टेट पार्क्स के अधिकारी, सैन डिएगो शेरिफ विभाग की खोज और बचाव टीम और स्वयंसेवक शामिल थे। ये खोज अभियान पूरे 3 दिन तक चला, लेकिन एक भी सुराग नहीं मिला। फिर गोताखोरों को पार्क के तालाब की तलाशी के लिए बुलाया गया, क्योंकि एंजेलिका के पानी में जाने की आशंका थी, लेकिन वे फिर असफल रहे। अगले दिन सैन डिएगो हार्बर पुलिस ने तालाब के बाकी हिस्से की तलाशी ली, लेकिन 13 जुलाई की दोपहर तक कुछ भी नहीं मिला। जांचकर्ताओं ने कहा है कि उन्हें एंजेलिका के मामले में किसी आपराधिक कृत्य का संदेह नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे हर संभव रास्ते की जांच करेंगे और मिलने वाले हर सुराग का पीछा करेंगे। उन्हें गहरे भूरे बालों और भूरी आंखों वाली बताया गया है। उनकी लंबाई 5 फीट 5 इंच है और उनका वजन 130 पाउंड है। आखिरी बार उन्हें काले लेगिंग्स, ग्रे पुलोवर और सफेद स्नीकर्स में देखा गया था। शायद उसके पास नीले गुलाबी पाइनएप्पल बैकपैक हो और होंठ के ऊपर एक पहचानने लायक तिल हो। जिस किसी ने भी एंजेलिका को देखा है या उनके बारे में कोई जानकारी है कि वो कहाँ हो सकती है, उनसे अनुरोध है कि डिटेक्टिव रायन मलोन से 76043545537 पर संपर्क करें। नंबर 3, ग्रेनेडा का ग्रैंड एंस बीच जुलाई 2026 से 44 वर्षीय एलिजाबेथ वाडल की गुमशुदगी का स्थल है, जो वहां तैरने जाने के अवसर लापता हो गई थी और जांचकर्ताओं को हैरान कर रखा है। एलिजाबेथ, जिन्हें उनके दोस्त और परिवार वाले लिज के नाम से बेहतर जानते हैं, उस समय नॉर्थ कैरोलिना के अपने गृहनगर कैरी में एक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में काम कर रही थी। 11 जुलाई को वह और उनकी दोस्त छुट्टियां मनाने ग्रेनेडा पहुंचे। अगले 10 दिन वे पश्चिमी हिस्से में रहे। 21 तारीख को उन्होंने दक्षिणी हिस्से में उस बीच के पास एयरबीएनबी बुक किया, जहां बाद में वो लापता हुई। अगले दिन वे पानी के पास वाली प्रॉपर्टी पर रुके और खूब तैरे। बाद में मिली सीसीटीवी फुटेज में उसके लापता होने से पहले की घटनाएं दिखी। सुबह 11:44 बजे उसे एयरबीएनबी पर देखा गया, लेकिन सिर्फ 3 मिनट बाद उसे समुद्र तट पर एक जेट्टी की ओर जाते और तैराकी के लिए पानी में प्रवेश करते हुए देखा गया। ये आखिरी बार था जब उसे देखा गया। बाकी फुटेज में वह पानी से बाहर नहीं दिखा। जब यह स्पष्ट हुआ कि वह लापता हो गई है, तो दोस्तों ने 5:50 बजे अधिकारियों को सूचित किया और खोज शुरू हुई। कई गवाहों ने बताया कि उन्होंने उस दोपहर उसे खुले पानी में तैरते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने कभी उसे बाहर निकलते नहीं देखा। जब वो तैर रही थी, उसकी दोस्त एयरबीएनबी में ऑनलाइन कोर्स कर रही थी और लिज का तौलिया जेटी पर मिला, जो उसका एकमात्र निशान था। इलाके की तुरंत तलाशी ली गई, कुछ नहीं मिला। लिज एक मजबूत तैराक थी और पानी केवल 5 फीट गहरा था। उसे आखिरी बार किनारे से 20 फीट दूर देखा गया था, इसलिए परिवार और जांचकर्ताओं को यह विश्वास करना मुश्किल है कि वह किनारे तक लौटने में संघर्ष कर सकती थी। 24 जुलाई को लिज के पति खोज में मदद करने के लिए ग्रेनेडा गए और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वह जल्दी ही मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने 29 तारीख को एक और अपडेट पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद लिज अभी भी लापता है। पुलिस को किसी आपराधिक हरकत की आशंका नहीं है और उन्होंने नए सुराग पर कार्रवाई का वादा किया, लेकिन 31 जुलाई को उनके पति को बिना लिज को ढूंढे ग्रेनेडा छोड़ना पड़ा। उनका वर्णन किया गया है कि उनके बाल छोटे और सुनहरे हैं, उनकी लंबाई 5 फीट है और शरीर मध्यम कद काठी का है। द्वीप के निवासियों से अनुरोध किया गया है कि अगर कोई सुराग मिले तो उसकी सूचना दे, ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके, लेकिन अब तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अगर आपको या आपके जानने वाले किसी भी व्यक्ति को लिज के साथ क्या हुआ हो सकता है, इस बारे में कोई जानकारी है, तो आपसे अनुरोध है कि सेंट जॉर्ज पुलिस स्टेशन से 44444
54 पर संपर्क करें। नंबर 2, इंडोनेशिया में स्पीड बोट डूबने के बाद पर्यटकों का एक समूह जीवित मिला, जिसे सौभाग्यशाली माना गया। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी पहचान सिर्फ उसके पहले नाम अफुर्दियान साया से है, अब भी लापता है। वह कभी नहीं मिला। 24 जुलाई 2026 को 11 पर्यटक स्पीड बोट पर सवार हुए, जिसकी कप्तानी अफुर्दियान साया कर रहे थे। यह टॉमिनी बे में था, जो सुलावेसी द्वीप और टोगियन द्वीपों के बीच स्थित है। शुरुआत में समूह पानी में मजे कर रहा था, लेकिन फिर कुछ अनहोनी हो गई। समुद्र थोड़ा उग्र होने लगा और रात 9 बजे तक बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और नाव से जोर से टकराने लगी। जल्द ही नाव टूटने लगी और समूह के पास नाव से कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। सौभाग्य से वे स्पीड बोट के पूरी तरह डूबने से पहले एक लाइफ राफ्ट खोलने में सफल रहे और पानी में बहते रहे, इस उम्मीद में कि जल्द ही कोई उन्हें बचा लेगा। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि 29 वर्षीय कप्तान राफ्ट पर नहीं चढ़ सके और पानी में दिखे नहीं। 11 पर्यटक कई घंटों तक राफ्ट में ही रहे और अगली सुबह उन्हें सुरक्षित जमीन पर वापस लाया गया। उन्होंने बताया कि मौसम बहुत अचानक बदल गया था और नाव छोड़ने के बाद फर्डी और साया उनसे अलग हो गए थे। हालात और भी खराब हो गए जब घना कोहरा छा गया, जिससे दृश्यता बहुत कम हो गई और वे फर्डी और साया को देख नहीं पाए। उन्होंने फर्डी को आवाज भी लगाई, लेकिन जब वे उसकी तलाश कर रहे थे तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। नाव दोपहर मरिस्सा बंदरगाह पर आनी थी, लेकिन 3:40 बजे तक नहीं दिखी। स्थानीय टूर गाइड ने पुलिस को बताया और जांच शुरू हुई। पूरी रात खोजबीन की गई और जब न तो नाव और न ही यात्री मिल पाए तो चिंता और बढ़ गई। लेकिन अगली सुबह लाइफ राफ्ट को आखिरकार देखा गया और सभी पर्यटकों को 2 बचे हुए क्रू मेंबर्स के साथ बचा लिया गया। उन्हें टोहो उना के रिजॉर्ट में ले जाया गया, जहां वे अपनी परेशानी से उबर सके। इसी बीच उम्मीद थी कि फर्डी और साया का पता चल जाएगा, इसलिए खोज जारी रही, लेकिन वह अब भी लापता रहे। अधिकारियों ने कहा कि वे अगले 7 दिन पानी में खोज जारी रखेंगे। बाद में पता चला कि फर्डी और साया शायद नाव डूबने तक उस पर ही थे। यह स्पष्ट नहीं है कि उसने लाइफ राफ्ट में जाने की कोशिश की या जब नाव बड़ी लहरों की चपेट में आई थी तब वह घायल हुआ था या नहीं। दर्जनों खोज और बचाव टीमें इलाके में गईं, लेकिन टॉमिनी खाड़ी के 300 से अधिक वर्ग समुद्री मील क्षेत्र में तलाश के बावजूद फर्डी और साया नहीं मिले। नंबर 1, 18 साल की मैरी एविट का केस जटिल है, क्योंकि वो एक भगोड़े के साथ देखी गई थी जिसने बाद में आत्मसमर्पण किया, लेकिन मैरी अब तक लापता है। ये मामला 15 जून 2026 को रात करीब 8:04 शुरू हुआ, जब नॉर्थ कैरोलिना के बेल हेवन में पुलिस को एल्म स्ट्रीट के 900 ब्लॉक पर बुलाया गया। एक आम नागरिक ने बंदूक चलने की आवाज सुनी और तुरंत पुलिस से संपर्क किया। संपत्ति पर पहुंचने पर उन्होंने एल्म स्ट्रीट निवासी 55 वर्षीय लेमॉन्ट क्रैंडल को मृत पाया और माना गया कि गवाह ने हमलावर को उस पर गोली चलाते सुना था। जांच के दौरान पता चला कि ओल्ड काउंटी रोड के 32 वर्षीय डेसोंटिस टायरल चेज इस घटना के संभावित अपराधी थे। जांचकर्ताओं को नहीं पता था वह कहां गया, इसलिए उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि अगर कोई उसे देखे तो तुरंत सूचना दे ताकि उसे हिरासत में लिया जा सके। हालांकि उन्हें चेतावनी दी गई थी कि वह संभवतः हथियारबंद और खतरनाक है। फिर पता चला कि चेज अकेला नहीं गया था। घटना के बाद उसे मैरी के साथ देखा गया था और वह भी गायब थी। यह ज्ञात है कि मैरी और चेज साथ समय बिताते थे, लेकिन यह अज्ञात रहा कि क्या वह लामोंटे पर हुए हमले में शामिल थी या नहीं। मैरी को 9 जुलाई को लापता घोषित किया गया था। परिवार ने पुलिस को बताया कि आखिरी बार उन्होंने उससे 18 जुलाई को बात की थी, जो गुमशुदगी से करीब 1 महीना पहले थी। उनका यह भी मानना था कि वह चेज के साथ थी, लेकिन बाद की खोजों में उन्हें ढूंढा नहीं जा सका। चेज के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन 24 जुलाई को वो खुद को अधिकारियों के हवाले करने के लिए पिट काउंटी शेरिफ कार्यालय पहुंचा। उस पर जानबूझकर हत्या का एक आरोप लगा, लेकिन उसने मैरी के ठिकाने की जानकारी नहीं दी। पुलिस ने नहीं बताया कि चेज से मैरी के ठिकाने के बारे में पूछा या नहीं, पर उन्होंने कहा कि मैरी को लामोंटे पर हमले में साथी नहीं मानते
और उसका मामला गुमशुदगी की जांच माना जा रहा है। चेस को बिना जमानत बिफोर्ड काउंटी डिटेंशन सेंटर में रखा गया और 27 जुलाई को जिला अदालत में पहली बार पेश हुआ। इस बीच मैरी को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं और यह पता नहीं है कि उसकी गुमशुदगी में किसी आपराधिक पहलू की आशंका है या नहीं। मैरी का कोई शारीरिक विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, लेकिन उसके परिवार ने उसकी तस्वीरें दी है, जिनसे पता चलता है कि उसके लंबे गहरे भूरे बाल हैं और उसकी आंखें हल्के रंग की है। उसके दाहिने हाथ के अग्रभाग पर एक टैटू है और एक टैटू उसकी कलाई पर भी है। पुलिस ने अनुरोध किया है कि जिसने भी मैरी को देखा है या जिसे भी उसके बारे में कोई जानकारी है वो उनसे संपर्क करे, ताकि उसे सुरक्षित उसके परिवार के पास वापस लाया जा सके। अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो आपको बेल हेवन की पुलिस से 252-9432-242 पर संपर्क करना चाहिए। देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना न भूलें, ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियोस से अपडेट रह सके। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा।